देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार बरगला रहे हैं 2024 से। ये जो है मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, हाँ, इस तरह की बात करके, और एग्जैक्ट में आप देखिएगा तो क्या मेक इन इंडिया हो रहा है, क्या खेलो इंडिया हो रहा है, क्या जो है युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, ना पढ़ाई हो रही है, ना दवाई के उपलब्ध है। प्राइवेट जो है अपना घर द्वार बेच के लोग प्राइवेट इंश्योरेंस करा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ना जो है कमाई है, कमाई देखिए लगातार कम रहा है। उसके साथ सिंचाई का जो, कृषि का जो हाल है, गवर्नेंस का हाल आप देख लीजिए भारत में क्या गवर्नेंस हो रहा है। जो मणिपुर है, मणिपुर 80 दिन लग गए प्रधानमंत्री को मुंह खोलने में। और नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता जी। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर कहा है, उन्होंने कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों में भी इंडिया नाम का प्रयोग किया गया था। क्या, कैसे देखते हैं? पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विचलित हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और राइटिंग इज ऑन द वॉल है। दीवार पे लिखा हुआ है कि 2024 में ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और एनडीए बुरी तरह हार रही है। इससे विचलित होकर अनर्गल बातें ये कह रहे हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रोडक्ट हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो 1925 में बना था, उसके बाद 4 बार ये बैन हो चुका है। 1947 में 4 दिन के लिए, और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में 3 बार ये बैन हो चुका है। और बैन क्यों हुआ कि जिस तरीके से इनकी वर्चस्ववाद नीति के तहत ये जो है समाज में जो है विखंडन पैदा करना चाहते हैं, और समाज में जो है हत्या, जो महात्मा गांधी का इन्होंने किया, गोडसे ने किया, उसके लिए इनका बैन किया गया। और जिस नीति के तहत राष्ट्रीय स्वयं संघ चलती है, उसी नीति के प्रोडक्ट जो है प्रधानमंत्री जी हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि न ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापकों से उन्होंने या उनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कभी लड़े नहीं। इनफैक्ट वो मुखबिर बने रहे उनके, और माफ़ी वीर कहा जाता है इन लिए उन लोगों को। और दूसरी बात यह है कि जिस हत्या में ये लोग विश्वास करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी की हत्या में भी ये लोग विश्वास करते हैं, यहाँ हाथ जोड़ते हैं और गोडसे को माला पहनाते हैं ये लोग। ठीक इसी प्रकार से जो है इनको इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन याद आती है। ये जानते हैं कि ऑपोजिशन यूनाइटेड हो चुका है, भारत की महान जनता यूनाइटेड है, और ये देश के ये लीडर हैं, अभी जो है पार्लियामेंट के ये लीडर हैं। पार्लियामेंट देश जानना चाहती है कि जो जीनोसाइड हुआ है मणिपुर में, उस जीनोसाइड का जवाब इनको देना पड़ेगा। जवाब नहीं दे रहे हैं, विचलित हैं। उसी को डाइवर्ट करने के लिए इस जो है फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये लोग नाम ले रहे हैं, जिनके ये खुद प्रोडक्ट हैं। आप कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का जाना तय है, लेकिन वो तो कहते हैं कि 2027 तक वो देश को विकसित बनाकर रहेंगे। विपक्ष केवल विपक्ष में रहने के लिए ही लगातार काम कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की समझ बौनी है। आपको पता होगा जब देश आज़ाद हुआ और 1951 में पहला जो है आज़ादी के बाद पहला जो सेंसस हुआ, और उसमें जो भारत की डेमोग्राफी आप देखिएगा, और जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिएगा, मोरालिटी रेट देखिएगा, और पर कैपिटा इनकम देखिएगा, और तब से लेके ये 2023 है, लगातार भारत ग्रो कर रहा है। और जो नींव रखी हुई है वेलफेयर स्ट्रक्चर की, जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो इन बातों को कहा था और उसी के ऊपर चरितार्थ किया, जो जितने भी गवर्नमेंट आई हैं, और इसी का जो ये बेस है वेलफेयर स्ट्रक्चर का, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, जो मॉडर्न टेम्पल नेहरू ने बनाया था, चाहे वो आईआईटी हो, एम्स हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, या जो है पीएसयूज हो, उन्हीं इंस्टीट्यूशनों के कारण जो है लगातार भारत ग्रो किया है। और जो है कृषि में जिस तरीके से हमने खासकर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मजबूती आई है, तो जो हमारे जनता थे, जो भूख से तड़प रहे थे, वो भूख भी खत्म हुआ है। आज हमारे पास एम्पल फूड ग्रेन है, जिसको आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और 90 के दशक के बाद देखिएगा, जब उदारवाद नीति आती है तो भारत तीव्र गति से ग्रोथ करता है, और ग्रोथ उन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा होता है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और लिटरेसी रेट वगैरह बहुत अच्छा था, तो ऑलरेडी वो ग्रोथ में थे। और अब जब 2013 में जब ये स्टैनले का रिपोर्ट आप देखिएगा, और स्टैनले के रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत आने वाले दिनों में तीसरे स्थान पर होगा, क्योंकि
1832 के आसपास में भी अगर आप देखिएगा आज़ादी के पहले, तो भारत जो है वर्ल्ड का लगभग 32% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता था वर्ल्ड जीडीपी में। आज भारत जो है 5% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन भारत आने वाले दिनों में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। ये आज नरेंद्र मोदी जी को आज समझ में आ रहा है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 2013 में, ये तब का रिपोर्ट है और लगातार वहाँ से बढ़ रहा है। इनफैक्ट ये हुआ है कि ये जो 2030 और 32 तक की आ रही है कि तीसरे नंबर पर भारत जाएगा, तो ये तो 2025 में आ जानी चाहिए थी। जैसा कि वो रिपोर्ट के हिसाब से जब मनमोहन सिंह की सरकार जिस तरीके से तीव्र ग्रोथ कर रही थी, तो ये तो तीसरे स्थान पे हम लोग को 25 में आ जाना चाहिए था। जो नरेंद्र मोदी जी की पिछली 9 साल की सरकार है, ये 5 साल 6 साल और आगे हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी की जो समझ है, उस समझ पे मुझे जो है कुछ कहना नहीं है, लेकिन हाँ, भारत तीसरे नंबर पे जाएगा और ये इसका जो सारा श्रेय है मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया उनको जाना चाहिए। मनमोहन सिंह का जो उदारवाद नीति था, नरसिम्हा राव जी का, उनको जाना चाहिए। वाजपेयी जी का जो कंट्रीब्यूशन था ग्रामीण सड़क रोज और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उनको जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी तो जो है बस उन्हीं के कंट्रीब्यूशनों की बात कहकर, इनफैक्ट उनको जो है रुकावट की तरह इन्होंने अपना काम किया है। अब देखिए, मैं रुकावट इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी देखिए भारत का जो जीडीपी देखिए लगभग 6.5% है, इन्फ्लेशन लगभग 5% है, और जब उसका कंट्रीब्यूशन देखिएगा जीडीपी में, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारत में अगर कोई सेक्टर कर रहा है तो वो है सर्विस सेक्टर। 53% कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और सर्विस सेक्टर में कितने परसेंट लोग जो हैं वहाँ पर आपको करीब 20-22% लोग सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 53%। जहाँ पे लगभग अभी भी 55 से 60% लोग हैं कृषि व्यवस्था में, वहाँ का कंट्रीब्यूशन मात्र 17% है। और जहाँ पर इंडस्ट्री है, वहाँ इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 26% है। तो इसी से आप लगा लीजिए कि जहाँ हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है मैक्सिमम, वो कंट्रीब्यूशन का देन कौन है? उस कंट्रीब्यूशन का देन है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर पिछले 9 सालों में नहीं आया है। सर्विस सेक्टर जवाहरलाल नेहरू के समय का जो पीएसयू है, सर्विस सेक्टर जो उदारवाद नीति के तहत जो भारत मार्केट हुआ, और भारत में जो है यंग पॉपुलेशन है, लगभग 65% पॉपुलेशन 30 साल के एवरेज के हैं। तो ये जो यंग पॉपुलेशन है, ये वर्किंग पॉपुलेशन है, यही सर्विस सेक्टर है, और इसी सर्विस सेक्टर के कारण भारत ग्रो कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में मैं प्रधानमंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब 20 साल के बाद जब हमारा पॉपुलेशन ओल्ड की तरफ हो जाएगा, तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए एजुकेशन में, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए हेल्थ में, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए R&D में। तभी जाकर हम, क्योंकि सर्विस सेक्टर हमारा ओल्ड हो जाएगा, तो तभी जाकर हम जो है लगातार ग्रोथ करते रहेंगे। तो इस बात पे प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं है। इस बात पे कोई प्रधानमंत्री जी का कोई नीयत और नीति और कोई विजन नहीं है। आप ये देखिए एजुकेशन पे ये खर्च कितना कर रहे हैं, लगभग 2% भी अब एजुकेशन पे ये खर्च नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन सेस लेते हैं, भारत की जनता सेस दे रही है एजुकेशन, और जो एजुकेशन सेस जो दे रही है लगभग 1 लाख करोड़, और भारत का जो एजुकेशन का जो बजट देखिएगा इस बार का 1,04,000 करोड़। तो जो बजट बिना एजुकेशन सेस के 1,04,000 मनमोहन सिंह के समय था, वो उससे भी कम गया है अभी। तो 20 साल में बढ़ना चाहिए, तो 20 साल में कम रहा है। उसी तरह से हेल्थ में इनका जो है कंट्रीब्यूशन जीडीपी का देख लीजिए, कमा ही है, बढ़ा नहीं है। इसके साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, फेलोशिप्स हैं, सारे बंद हो गए नरेंद्र मोदी जी के समय। तो जो ये कह रहे हैं कि भारत तीसरे स्थान पे चला जाएगा, अरे भैया, भारत तीसरे स्थान पे पहले जो काम किया है हुआ है, उसके आधार पे जा रहा है। आप जो काम कर रहे हो उससे रुकावट हो रही है, और अगर आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे एजुकेशन में, हेल्थ में और R&D में, तो हम इनोवेट नहीं करेंगे तो कोई देश महान नहीं हो सकता है। आप सर्विस सेक्टर पे बहुत दिन नहीं चल सकते, क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, उनकी समझ पे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना बात जरूर है कि जो आग जल रही है मणिपुर में, जहाँ जीनोसाइड हुआ है, जहाँ पे लोगों को जो है गाड़ा गया है, और ये न्यूज़ के रिपोर्ट से मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चियों को और महिलाओं के साथ बलात्कार करके लोगों ने 200-300 लोगों जो है बॉडी को गाड़ दिया गया है। तो प्रॉपर जीनोसाइड है। जीनोसाइड पे भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को साथ में लिंक कर देते हैं अपना जान बचाने के लिए। इनको पता होगा कि जो वर्ल्ड में जीनोसाइडर रहा है उसका हश्र और उसका इतिहास क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पढ़ लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि 2000 वो कहते हैं अभी अपने सांसदों को
संबोधित करते हुए कि 2027 तक जो है वो लगातार बीजेपी सत्ता में रहेगी, विपक्ष के किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दे, विपक्ष जो है पूरी तरह से निराधार बातें कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार बरगला रहे हैं 2024 से। ये जो है मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, हाँ, इस तरह की बात करके, और एग्जैक्ट में आप देखिएगा तो क्या मेक इन इंडिया हो रहा है, क्या खेलो इंडिया हो रहा है, क्या जो है युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, ना पढ़ाई हो रही है, ना दवाई के उपलब्ध है। प्राइवेट जो है अपना घर द्वार बेच के लोग प्राइवेट इंश्योरेंस करा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ना जो है कमाई है, कमाई देखिए लगातार कम रहा है। उसके साथ सिंचाई का जो, कृषि का जो हाल है, गवर्नेंस का हाल आप देख लीजिए भारत में क्या गवर्नेंस हो रहा है। जो मणिपुर है, मणिपुर 80 दिन लग गए प्रधानमंत्री को मुंह खोलने में, और उसके बावजूद भी अब मुख सदन के अंदर नहीं खोल रहे हैं, डिबेट नहीं करवाना चाहते हैं वो। इसके साथ साथ आप देखिए जो ईडी, आईडी, जो जितने भी मल्टी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सब को इन्होंने तार तार कर दिया है, टारगेट किया है। यहाँ तक कि इन्होंने कोर्ट को भी नहीं छोड़ा है, कोर्ट को भी ये टारगेट कर रहे हैं, और कोर्ट को भी जो है यहाँ कोर्ट कुछ सुप्रीम कोर्ट में जवाब देती है और ऑर्डिनेंस लाके इसको दिल्ली को भी बदलना चाहते हैं। तो संघवाद फेडरल स्ट्रक्चर है भारत को, उसका लगातार, अगर आरएसएस का आप संविधान पढ़िएगा, आरएसएस को देखिएगा, तो संघवाद का उन्होंने विरोध किया है और एकत्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट हैं, इसीलिए सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं और दूसरे की बात ये सुनते नहीं हैं। इनके नज़र में दूसरे कुछ है ही नहीं, और जो हैं जो ये हैं। तो इस तरह की जो नीति और नीयत वाले लोग रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको जनता जो है सबक सिखाई है, ये इतिहास गवाह है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशनल के लिए मैं धीरज सिंह।